हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता, आपकी साइंस टीचर। और आशा करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था ये बेटा, ये आवर्त सारणी वाला चल रहा था यहाँ पर। तो हमने जो इससे पहली वर्कशीट की थी वो थी वर्कशीट नंबर 43 थी, और अब हमें करनी है वर्कशीट नंबर 44। ये विज्ञान की है 10th क्लास के लिए। ठीक है, तो ये है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो हमने जो लास्ट वर्कशीट की थी उसमें हमने देखा था डोबेनेयर का और न्यूलैंड्स का हमने वर्गीकरण देखा था, लेकिन उनकी थ्योरीज क्या थी जो फेल हो गई थी, जो फिट नहीं बैठ रही थी आगे के लिए। कुछ तो जो कुछ उन्हीं के लिए बस फिट थी वो एलिमेंट्स के लिए, बाकी सबके लिए फिट नहीं थी। अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, तो इसमें क्या है, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने ऐसी कई प्रतिरूपों की खोज जारी रखी। ठीक है, जब हमने पढ़ा था ना डोबेनियर का और न्यूलैंड्स का, उनका भी अस्वीकार हो गया था, मतलब उनकी आगे नहीं चल पाए थे, किसी के सुर के ताल टूटे थे, किसी का कुछ हुआ था। तो आगे भी ऐसा नहीं है कि तुरंत ये बन गई थी। हम जो आवर्त सारणी पढ़ते हैं उसके बाद भी कई वैज्ञानिकों ने अपनी आवर्त सारणी को दिया, लेकिन वो फिट नहीं बैठ रही थी। ठीक है, तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ डमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। क्या नाम था इनका? डमित्री इवानोविच मेंडलीव, जिसे हम मेंडलीव के नाम से ही जानते हैं। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका योगदान रहा था। ठीक है, अब है उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों के उनके मूल गुणधर्म के और परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों के समानता के आधार पर उन्हें व्यवस्थित किया। तो हम जो आवर्त सारणी पढ़ते हैं वो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, और वो जो उन्होंने अरेंज किया हुआ है जो एलिमेंट्स को, वो उनके गुण धर्मों के हिसाब से है, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से है, रासायनिक गुणों के हिसाब से है, जैसे कि हम पढ़ते हैं आगे अगली वर्कशीट्स में वो भी आएंगे कि क्या क्या वो गुणधर्म है, क्या क्या वो रासायनिक गुण है जिनके जिनके हिसाब से उन सबको रखा गया है। जैसे साइज के अकॉर्डिंग रखा गया है, परमाणु क्रमांक हो गए, परमाणु द्रव्यमान हो गए। ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। अब है आवर्त सारणी के जन्मदाता। तो इनको क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के जन्मदाता भी कहा जाता है। मेंडलीव का जन्म 8 फरवरी 1834 में रूस के पश्चिमी साइबेरिया के टोबोलस के स्थान में हुआ था। उनके द्वारा प्रस्तावित तत्वों की व्यवस्था को मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है। आवर्त सारणी रसायन में एकमेव सिद्धांत साबित हुआ। ये कैसा हुआ? एकमात्र सिद्धांत साबित हुआ जो मेंडलीव ने दिया था, बाकी सारे कैसे हुए थे? फेल हुए थे। तो इससे क्या प्रेरणा मिली? आगे नए तत्वों की खोज के लिए भी प्रेरणा मिली, क्योंकि अब एक प्लेटफॉर्म बन गया था कि जहां अरेंज कर सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स कर सकते हैं, आगे और भी ऐड कर सकते हैं। तो क्या है, एक प्रेरणा मिली कि हाँ आगे खोज कर सकते हैं और एलिमेंट्स की। पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उनको अरेंज कैसे करें। अब है उससे आगे कि मेंडलीव ने अपना कार्य 63 तत्वों के साथ आरंभ किया। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के बीच में संबंधों का अध्ययन किया। ठीक है, उन्होंने किसका किया था? परमाणु द्रव्यमान का, उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों का, संबंधों का अध्ययन किया, और तब उन्होंने उनको डिवाइड किया कि वो कैसे कैसे उनको अलग अलग रखना है, ग्रुप्स में एक साथ रखना है, क्या करना है। ठीक है, अब है रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। क्या किया? जो ऑक्सीजन के साथ जो बनने वाले, अच्छा ऑक्सीजन के साथ जो बनने वाले जो तत्व हैं, जो यौगिक बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ मिलकर, उनको बोलते हैं ऑक्साइड्स। ठीक है, और जो हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे यौगिक वो होते हैं हाइड्राइड्स। तो इन्होंने उस पर ध्यान केंद्रित किया। एक कोई भी अपना एक कॉन्सेप्ट लेके चलता है ना कि हम उसको ऐसे डिवाइड करेंगे हम किसी भी चीज का, तो इनका क्या कॉन्सेप्ट था? इनका था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जैसे वो रिएक्शन करते हैं, जो यौगिक बनाते हैं, उसके हिसाब से इन्होंने किया। तो उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का चुनाव इसलिए किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या होते हैं? बहुत सक्रिय होते हैं। ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट से ये रिएक्शन करते हैं। देखते हैं ना हम, ऑक्सीजन तो मोस्टली हर किसी से रिएक्शन करता है, और ऐसे ही हाइड्रोजन का होता है, हर जगह होता है ऐसे ही। तत्वों के बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत धर्म माना गया। ठीक है, बताया ना, हाइड्राइड किससे बनेंगे? हाइड्रोजन से रिएक्शन से, और ऑक्सीजन के बनेंगे ऑक्साइड्स। तो उनके जो सूत्र हैं उनका मूलभूत जो गुणधर्म है वो माना गया इनके डिवीजन के लिए। अब समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखने पर उन्होंने यह पाया कि अधिकतर तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया तथा वे अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए।
तो क्या हुआ, जब इन गुणधर्मों के हिसाब से उन्होंने रखा उनको, तो देखा कि ज्यादातर जो तत्व थे उनको अपना स्थान सही जगह पर मिल गया। और किस क्रम में वो व्यवस्थित हो गए, आरोही क्रम में परमाणु द्रव्यमान के, मतलब बढ़ता हुआ क्रम होता है, जो छोटे से और बड़ा वाला होता है वो आरोही, और बड़े से छोटा कौन सा होता है वो अवरोही होता है। ठीक है, तो यह भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। तो ये कैसे देखा गया कि जो समान गुणधर्म वाले हैं वो वापस से, जैसे एक जो पीरियड है, जो आवर्त है वो कंप्लीट हुआ एलिमेंट्स का, फिर दोबारा जो उसके नीचे आएगा, तो इसका मतलब है जो ग्रुप होते हैं, समूह, उसमें सारे एक ही कैरेक्टर वाले होते हैं। ठीक है, तो एक के बाद एक ऐसे ऐड, जैसे सोडियम था उसके बाद पोटेशियम आ गया, इनके गुणधर्म कैसे हैं, समान है, और एक मतलब पूरा एक आवर्त कंप्लीट करके और उसी के नीचे ये व्यवस्थित हो जाने लगे। अब है इसी आधार पर मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई, जिसका सिद्धांत है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होंगे। ठीक है, तो उनका क्या गुणधर्म है कि जो उनके तत्व हैं उनका गुणधर्म क्या होगा, उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होंगे। अब है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप कहा गया। ऊर्ध्व स्तंभ मतलब जो ऐसे करके हैं ऊपर से, और जो नीचे की साइड है उनको क्या कहा गया, ग्रुप। और जो ऐसे हॉरिजॉन्टल, जो ये क्षैतिज वाले पंक्तियां हैं, इनको क्या कहा गया, इनको आवर्त कहा गया। जैसे हम देख सकते हैं, इसमें हमें साफ दिखाई देगा ये। तो यहाँ पे क्या है कि उन्होंने किसको बोला, जो ऊपर से नीचे तक है ये वाले, ये तो क्या बोला उन्होंने, ये ग्रुप बोला। ठीक है, ये क्या हुए, ग्रुप। जैसे हम अगर देखेंगे यहाँ पे कितने ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप हैं यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे कि 7वें ग्रुप में कौन आ रहा है, कि पहले है फ्लोरीन, फिर है क्लोरीन, फिर है ब्रोमीन, फिर है आयोडीन। तो ऐसे ही ये ग्रुप में डिवाइड कर गए, उनके कैरेक्टर क्या है, सेम है, जैसे क्या है, हेलोजन में आते हैं ये सारी। ठीक है, तो ऐसे ही, और जो ये क्षैतिज वाली जो पंक्ति हैं इनमें क्या है, ये आवर्त हैं, ये पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आवर्त सारणी पढ़ेंगे इनकी प्रैक्टिस साथ में होती जाएगी। तो अभी तो आपको यही समझना है कि आवर्त कौन से होते हैं और जो वो समूह है वो कौन से होते हैं। अब है उसके बाद इनके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, तो बेटा इसके साथ आपको जो नीचे ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आंसर से पहले हम ये देख लेते हैं कि अब हर वर्कशीट में क्या आने लगा है, कोविड से रिलेटेड एक उचित व्यवहार आने लगा है कि आपको क्या करना है, क्योंकि अभी भी कोरोना है जो वो खत्म नहीं हुआ है, इन्फेक्शन अभी भी बढ़ ही रहे हैं उसके, तो उसमें क्या करना है, आपको मास्क लगाना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है इसका, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। ठीक है, तो आपको इनके जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ऑक्साइड्स के सूत्र लिखे हुए हैं। पहला है पोटेशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ये सिलिकॉन का ऑक्साइड, और ये बेरियम ऑक्साइड। तो आपको इन सब के ऑक्साइड लिखने हैं। ये है पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 2, मेंडलीफ द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार क्या है। ठीक है, क्यों, तो उनके नियम का आधार क्या है, जो आवर्त सारणी के उन्होंने नियम बनाए उसका। तो मेंडलीफ द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्वों की आवधिक पुनरावृत्ति था, यानी कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से आ जाते थे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जैसे कि क्या था, जैसे सोडियम यहाँ पे था तो उसके नीचे ही पोटेशियम आ गया, ऐसे पूरा ये कवर करके, आवर्त यहाँ से कवर करके और उसके नीचे ही आ गया। ठीक है, तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। तो कौन सा मापदंड अपनाया था उन्होंने, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए जो मापदंड अपनाया वह इस प्रकार है। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को उनके गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों की समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया है। इसमें यह भी देखा गया कि समान रासायनिक गुणधर्मों वाले विभिन्न तत्वों एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से आ जाते हैं। और फिर उन्होंने क्या देखा कि इस प्रकार मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई जिसका मुख्य सिद्धांत तत्वों के गुणधर्म एवं उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर ऐसे करेंगे। अब है नंबर 4, मेंडलीफ ने
तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित क्यों किया? तो मेंडलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित इसलिए किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। अच्छा, इससे ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें है मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन कौन से मापदंड अपनाया। तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि उन्होंने क्या अपनाया। उन्होंने देखा हर तत्व का जो ऑक्सीजन से रिएक्शन और हाइड्रोजन से जो अभिक्रिया हो रही थी, है ना, वो करके जो उनके यौगिक बन रहे थे उसके हिसाब से उन्होंने उनको अरेंज किया। तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं, अगर इतना बड़ा आप ना लिखना चाहो, जितना बड़ा ये है, तो हम वो भी लिख सकते हैं वहां से। ठीक है। अब है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहा जाता है? समूह, तथा क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? आवर्त। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स आप कर लेंगे और आशा करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। ठीक है बेटा, तो